घमंडी और सख्त हृदय वाली पुष्पा 92 वर्षीय अपनी सास विमला पर बहुत जुल्म करती थी। ससुर के गुजर जाने के बाद से पुष्पा ने अपनी सास विमला का जानवरों से भी बदतर हाल कर दिया था। वो उसकी गिनती घर के नौकरों में करती, उसे अलग थाली में खाना देती, रहने के लिए अलग छोटा सा कमरा। ये सब देख पुष्पा के पति आलोक को बेहद दुख होता, लेकिन वे चाह कर भी ना कुछ कह पाते ना कुछ कर पाते। एक तरफ उसकी 92 वर्षीय वृद्ध माँ थी तो दूसरी तरफ उसकी धर्मपत्नी। वो करता भी तो क्या करता, वो असमंजस में पड़ गया था। तभी एक दिन पुष्पा अपने पति आलोक से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही थी क्यों ना अपने बेटे राहुल की भी शादी करा दे। देखो ना, घर का सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है और वो बुढ़िया की देख रेख भी मुझे ही करनी पड़ती है। मुझसे नहीं होता ये सब। ठीक है, हम राहुल के लिए लड़के देखना शुरू करते हैं। वैसे भी अब उसकी उम्र हो चुकी है। पुष्पा राहुल की शादी के बारे में सोचकर मन ही मन खुश होने लगती है। दरअसल पुष्पा अपने लिए एक ऐसी बहू की तलाश में है जो गाय से भी ज्यादा सीधी और कोयल से भी ज्यादा मीठी हो। बहुत ढूंढने और जांच परखने के बाद देविका के साथ आखिरकार उसकी तलाश पूरी होती है। वो देविका को राहुल के लिए पसंद कर लेती है और एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर उनकी शादी करा देती है। ऊंचे संस्कार और सरल स्वभाव वाली देविका ने ससुराल में पहले दिन से ही सबका दिल जीत लिया। वो रोजाना अपने ससुराल में दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करती और सबका अच्छे से ख्याल रखती। एक दिन देविका सबके लिए डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगाती है। सभी लोग टेबल के पास आकर बैठ जाते हैं। देविका अपनी दादी सास का भी हाथ पकड़कर उन्हें डाइनिंग टेबल पर बिठाती है और उन्हें खाना परोस ही रही होती है कि पुष्पा उसे रोक लेती है। ठहरो देविका। क्या हुआ मम्मी जी? देविका, तुम इस घर में नई हो इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी दादी सास के लिए अलग थाली है, वो इस थाली में नहीं खाती। देविका मुड़कर विमला की तरफ देखती है और फिर अपनी सास पुष्पा से प्रश्न करती है, लेकिन मम्मी जी, रसोई में तो यही प्लेट थी। तुम यहीं ठहरो, मैं इनके लिए प्लेट लेकर आती हूँ। पुष्पा रसोई में किसी कूड़ेदान की तरह पड़ी प्लास्टिक की प्लेट लेकर आती है और उसी में विमला के लिए खाना लगाती है। जब ये सब देविका देखती है तो वो आश्चर्य में पड़ जाती है और फौरन उठकर रसोई घर से दूसरी प्लास्टिक की प्लेट भी ले आती है। अरे बेटा, ये दूसरी थाली तो किसके लिए लाई है? देविका मासूमियत के साथ जवाब देती है, आपके लिए मम्मी जी। हाँ, मेरे लिए? पर क्यों? माँ जी, जब आपने अपनी सास यानी मेरी दादी सास को प्लास्टिक की प्लेट में खाना लगाया तो मैं समझ गई कि यह ज़रूर आपके घर की कोई परंपरा होगी, इसलिए मैं आपके लिए भी ये प्लास्टिक की प्लेट ले आई। अब आप अपनी सास के लिए इस प्लेट में खाना लगा दीजिए और मैं अपनी सास के लिए इसमें खाना लगा देती हूँ। देविका की बातों से पुष्पा हैरान हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि वो अपनी बहू देविका की मासूमियत पर खुश हो या फिर उसकी नासमझी पर दुखी। इसी तरह दिन बीतते चले जाते हैं और अब देविका को घर का माहौल और सास का स्वभाव सब समझ में आने लगता है। एक दिन सुबह पुष्पा अपनी सास यानी विमला को उसके कपड़े धोने के लिए कहती है और ये सब दूर से देविका देख लेती है। उसके कुछ ही समय बाद देविका आती है और अपनी सास पुष्पा से कहती है, मम्मी जी, मैंने घर का सारा काम कर लिया है, कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब लगा लिया है। अब मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे लेकिन बेटा, तूने कपड़े नहीं धोए? मेरे कपड़े तो अंदर कमरे में ज्यों के त्यों पड़े हैं। मैंने आपके कपड़े नहीं धोए मम्मी जी। आप जब दादी से बोल रही थी ना कि आज उन्हें अपने कपड़े खुद धोने होंगे तो मैंने सब सुन लिया था। फिर मुझे लगा आज पूर्णिमा भी है, इसलिए शायद ये आपके घर की कोई रस्म होगी, तो मैंने आपके कपड़े भी नहीं धोए मम्मी जी। देविका की बातें सुनकर पुष्पा अपना सर पकड़ लेती है और मन ही मन कहती है, ये तो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही सीधी है। अब क्या करूं मैं इसका? इस बुढ़िया ने मुझे परेशान करके रख दिया है। एक तरफ वो ज़रूरत से ज़्यादा सीधी मेरी बहू जो मेरी हर हरकत को इस घर का रिवाज समझ लेती है, और दूसरी तरफ ये बुढ़िया जो रोज़ अपना बिस्तर गंदा कर देती है।
आए बुढ़िया, अब कौन करेगा ये बिस्तर साफ? बाहर से नौकर बुलाने पड़ेंगे क्या? चल जल्दी से अपना बिस्तर साफ कर, गंद मचा कर रखा है। बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कभी तुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, फिर तू मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? तभी वहां आलोक, देविका और उसका पति आ जाता है। क्या हुआ पुष्पा, तुम माँ पर ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखो ना अपनी माँ को, इस बुढ़िया ने अपने बिस्तर का क्या हाल कर रखा है। कितनी बदबू आ रही है इस बिस्तर से, किसी काम की नहीं ये बुढ़िया। आप एक काम क्यों नहीं करते, इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ आते? आलोक ये सुनकर परेशान हो जाता है। वो मन ही मन अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफ़ी तो मांगता है, लेकिन जुबान से कुछ नहीं बोलता। बहू, ऐसा मत कर बेटा, तू जैसा बोलेगी मैं ठीक वैसा ही करूँगी। मैं अभी इस बिस्तर को साफ कर देती हूँ, पर प्लीज़ मुझे इस घर से मत निकाल। ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी है। मैं अपनी अंतिम सांस तक इसी घर में रहना चाहती हूँ। माँ जी, दादी सास का बिस्तर मैं साफ कर दूंगी और अब से आपको कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। आप प्लीज़ दादी को वृद्धाश्रम मत भेजिए। हाँ माँ, दादी को रहने दीजिए ना यहीं पर, उनके बिना ये घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखो बेटा, इनका जाना ज़रूरी है। अब इनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए अब इन्हें अपनी बाकी की ज़िंदगी वहीं बितानी पड़ेगी। इतने में देविका वहाँ से चली जाती है और कुछ ही मिनट बाद एक बड़ा सा बैग लेकर वहाँ पहुँच जाती है। देविका के हाथ में बैग देखकर सब अचंभे में पड़ जाते हैं। अरे देविका, तुम ये बैग कहाँ से लाई? तुम कहीं जा रही हो क्या? माँ जी ने अभी तो बोला थोड़ी देर पहले कि अब उनकी सास बूढ़ी हो चुकी हैं और उनकी असली जगह वृद्धाश्रम में ही है, तो मैं ये दूसरा बैग उनके लिए भी ले आई। वो क्या है ना, उम्र तो अब मम्मी जी की भी हो चुकी है, कल तो जाना ही है। इससे अच्छा अभी चली जाएंगी तो दादी सास को भी एक सहारा मिल जाएगा। क्या? क्यों बहू, तू मुझे वृद्धाश्रम भेजेगी हैं, अपनी सास को? मम्मी जी, अगर आप इस परंपरा का पालन करेंगी तो मुझे भी तो इस परंपरा का पालन करना पड़ेगा ना। मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती हूँ। मेरी माँ कहा करती थी, ससुराल में बिल्कुल अपनी सास के नक्शे कदम पर ही चलना। जैसा वो करें और जैसा वो रहे, ठीक वैसा ही रहना। तभी मैं एक अच्छी बहू बनने में कामयाब हो पाऊंगी ना सासू माँ। देविका की ये बातें सुनकर पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देविका की बातों में उसे मासूमियत के साथ साथ आज बहुत सी चीज़ें सुनाई देती हैं, जो चीख चीख कर बताती है कि वो आज तक कितना गलत करते आई हैं। बेटा, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। अपने ससुर के देहांत के बाद मैंने न जाने अपनी सास पर कितने अत्याचार किए, उन्हें कितना जलील किया, खरी खोटी सुनाई। आज अगर तू नहीं होती तो मुझे कभी अपनी गलतियों का एहसास तक नहीं होता। देर से ही सही, आपको अच्छे बुरे का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। मम्मी जी, तो अब आपके सामान का क्या करना है? अरे जा जाकर इसे मेरे कमरे में रख कर आ जा। अब कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं साथ में रहेंगे। बहू, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तेरा किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ। जो चीज़ तूने 2 दिन में पुष्पा को समझा दी, वो मैं बरसों से कहने की हिम्मत तक ना कर सका। पापा जी, ज़रूरी नहीं कि हर बात कहकर भी बताई जाए। कभी कभी अपनी गलतियों का एहसास कराना भी ज़रूरी होता है, और मैंने भी मम्मी जी के साथ ठीक वैसा ही किया। उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराया और देखिए आज सब ठीक हो गया। सच में देविका, तुमने आज हम सबको बहुत बड़ी सीख दी है। अब पुष्पा सुधर जाती है और घर की पूरी जिम्मेदारी देविका को सौंप देती है, और अब उनका परिवार एक सुखी और समृद्ध परिवार की तरह रहने लगता है।